बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। काकड़ सरकार के आते ही हमें यह लगा था कि जो काकड़ सरकार है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खान साहब के मज़ीद कड़ाके निकालेगी, लेकिन उनके कड़ाके निकले ना निकलें, एक बात तय हो गई कि अवाम के कड़ाके ज़रूर निकलेंगे। उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि काकड़ सरकार का अगर मैं पहला दिन बताऊं आपको कि वो कैसा रहा, तो उस पहले दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, डायरेक्ट 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 291 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 291 रुपये पर लीटर है। एनीवेज, महंगाई का तूफ़ान थमना नहीं है बल्कि बढ़ना है। हम सबको अपनी कमर कसनी है और हिम्मत से इस महंगाई का मुकाबला करना है। सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, बल्कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसके नतीजे में हर चीज़ महंगी हो जाती है। किराए महंगे हो जाते हैं, अशया खुर्दनोश महंगी हो जाती है, बिकॉज़ हर चीज़ कहीं ना कहीं से चल करके या कहीं ना कहीं से लाई जाती है। एनीवेज जी, इतनी महंगाई हो गई है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम की दाद रसी कोई करने वाला नहीं है। जब निगरां हुकूमत से पहले हुकूमत थी जो कि पीडीएम की हुकूमत थी, जब उनसे पूछा जाता था कि इस महंगाई की वजह क्या है, तो वो जवाब देते थे कि ये महंगाई हमने नहीं की है, हमने तो सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। ये असल में महंगाई हमारे से पहले लोगों ने की है। जो इनसे पहले लोग थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार थी, जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे ये हमने तो नहीं महंगाई की है, ये तो हमारे से पिछली हुकूमत ने की है। तो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी, ये जो फंडा है, ये क्या अगली हुकूमत और अगले दौर में चलने वाला है? ये आज का $1,000,000 सवाल है जिसका मैं जवाब जानने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ एक और अहम सवाल, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे से ये सुन रहे थे, लगातार सुन रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। चाहे ये बातें हमने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मुंह से सुनी हो, चाहे ये बातें हमने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए सुनी हो, चाहे ये बातें हम लोगों ने सरगोशियों में सुनी हो, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हो रही थी कि एक नेशनल गवर्नमेंट, एक वो सरकार बनेगी जो कि टेक्नोक्रेट की सरकार होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो निगरान सेटअप आया है, ये जो निगरान हुकूमत आई है, क्या ये वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत है? क्योंकि अभी सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में अगर हम जानें तो काफ़ी काबिल आदमी हैं, काफ़ी रीज़नेबल आदमी हैं, और जो बाकी काबीना के जितने भी लोग हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड में काबिल होंगे, रीज़नेबल होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो अगर ये वो टेक्नोक्रेट सेटअप है जिसके बारे में बहुत देर से सुना जा रहा था, तो फिर इसका दौरानिया क्या होगा? क्या इसका दौरानिया 3 महीने है, 6 महीने है, या इससे कहीं ज़्यादा? ये तमाम वो सवालात हैं जिनका हम आप जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है PMLN के। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इमरान शफकत साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी जब ज्वाइन करने के लिए। इमरान शफकत साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो जिम्मेदारी डालने का एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो खैर बहुत ज़्यादा है कि असी नहीं किया, साढ़े तो पिछलिया ने किया है, ये हमने नहीं किया, ये पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये क्या आने वाले दिनों में चलने वाला है ऐसा? ऐसा ही चलेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के, वो जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे। और फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि स्टेट जिनके की दस्तरस में होनी चाहिए, स्टेट पाकिस्तान की उनकी दस्तरस में एज सच है नहीं। और पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के जो दीगर मामलात हैं वो किसी और के हाथ में है। और फंडामेंटल चेंजेस जो करनी पड़ेंगी हमें, वो हमें अपनी जो आप यूं कह लें कि जो वसाइल हैं उनके हिसाब से हमें अखराजात, जब तक हम वो खुद फैसला नहीं करेंगे तब तक नहीं होंगे। मिसाल मैं आपकी इस तरह आपको देता हूं कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया और उस रेस्टोरेंट में जो हम लोग थे, जो गाहक होते हैं, उनको ट्रीट करने की बजाय, डील करने के बजाय उस रेस्टोरेंट के जो मैनेजर, GM दूसरे तीसरे थे, और मैं सच्चा वाकया कल का आपको बता रहा हूँ, वो उनको बैठ के पूरा अमला जो था वो इंटरटेन कर रहा था। तो वो रेस्टोरेंट तो मेरा नहीं ख्याल के चलने वाला था। तो इसी तरह पाकिस्तान के अवाम के लिए जो लोग सर्विस के ऊपर हैं या जो पब्लिक सर्विस के लिए लोग रखे जाते हैं, जब तक वो रियासत पाकिस्तान को अपनी खिदमत पर मामूर करेंगे या करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ बनने वाला और चलने वाला नहीं है। आप सीधी सी बात देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आमदन कितनी है और पाकिस्तान के अखराजात कितने हैं। पाकिस्तान के अखराजात, और वो भी गैर पैदावारी अखराजात,
ये बहुत टेक्निकल बातें हो जाएगी, मैं बहुत टेक्निकल बात करना नहीं चाह रहा। भाई आमदन जो है वो हमारी 1 रुपया है और अखराजात हमारे 90 रुपए हैं। तो अब आप गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? हमारा तो हाल हम्म। ये है। और वो अखराजात हम कम करने के लिए तैयार नहीं है। वो नारे हम लगा देते हैं, वो ऑस्टेरिटी तो फलां, ये सब झूठ है। मैंने वो एक किताब है शहाबनामा, उसमें अगर आप पढ़ें तो वो बाजरे की रोटी को तरगीब देने के लिए अयूब खान साहब के दौर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, और उस तकरीब के ऊपर जितने पैसे लग गए थे उतने उतने गरीबों में बांट दिए जाते, तो शायद उनका कोई 15 दिन का राशन चल जाता। तो कुछ काम जो है वो हम इस रियासत को हमने जिसको हम कहते हैं ना जी के रियासत नहीं समझा, इस मुल्क को हमने मुल्क नहीं समझा, हमने इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वो मेरे पास वो मुनासिब अल्फाज नहीं है, तोर बनाया हुआ है हमने इस मुल्क को, चलो यूं कह लें कि हमने इस मुल्क को अपने उल्लू सीधे करने के लिए रखा हुआ है। तो कभी हम जो है वो किसी हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी किसी दीन के नाम के ऊपर, कभी किसी और मामले के ऊपर जो है वो राइट। इस स्टेट के वसाइल को अपनी दस्तरस में रखते हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये दोनों हमारे पॉलिटिशियन है, हमारी दो बड़ी पार्टियों से इनका ताल्लुक है, ये हमें फिर हंस के दिखा देते हैं कि जी वो हुकूमत तो बेसिकली किसी और की थी। तो हम्म। फैसले जो है वो कहीं और पे होते हैं, सियासी मजबूरियां होती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जिन हालातों में पहुंच चुका हुआ है और पाकिस्तान जिस लेवल के ऊपर आ चुका हुआ है, अब वो बिजनेस एज यूजुअल चल नहीं सकता। अब आपको अपने टेढ़पन खत्म करने पड़ेंगे, वरना इस तरह से काम नहीं चलना। ठीक है इमरान, होल्ड दिस थॉट। आपने कहा कि अपने टेढ़ेपन खत्म करना पड़ेंगे, मुझे इसी बात को आगे लेके चलना है। आई विल गेट बैक टू यू, लेकिन लेट मी इंक्लूड सहर कामरान है। सहर, ये जो 20 रुपये पेट्रोल के बढ़ाए गए हैं लगभग, क्योंकि ज़ाहिर 18 रुपये पेट्रोल के और 20 रुपये डीजल के, तो टोटल आप 20 रुपये राउंड ऑफ कर लें। और कहा यही जा रहा है कि ये कोई आखिरी बार नहीं पैसे बढ़े, ये कोई 300 प्लस हो जाना है पेट्रोल की अगर मैं बात करूं। और आपको पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है। अब तो आपकी हुकूमत भी नहीं है, अब तो निगरान हुकूमत है। आपने कुछ करना है नहीं करना, मतलब इलेक्शंस में आप कैसे जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी आवाम के लिहाज से तो नजर ही नहीं आ रही। वरना दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर पेट्रोल बढ़ गया है, कोई तो चू चरा, कोई तो आवाज निकले। विनीश, आप जो बात कर रही हैं, आई थिंक ये हमारा मुश्तरका दुख है, ठीक है, कलेक्टिव पेन है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। हुकूमत किसकी है, फैसला कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मजबूरी है। आई थिंक इमरान शफकत की एक बात सबसे अहम है कि जो एक सिस्टम है ना, उसकी करेक्शन की जरूरत है। यानी एक तरफ जिन्होंने कीमतें बढ़ानी है उनको तो मुफ्त का पेट्रोल मिल रहा है, जिनको मुफ्त का पेट्रोल मिल रहा है उनको क्या पता। यानी आज मैं ये देख रही हूँ कि एक खाली आप पेट्रोल डीजल की प्राइस ये नहीं कहे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, नहीं, हमारी रोटी की कीमत बढ़ गई है। हम 2 वक्त खाना खाते थे, हमारे लिए उसकी कीमत बढ़ गई है। और ये सब हमारे लिए, सबके लिए, हम सब लोग जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमारे लिए अपना भरम रखना जो है वो बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है। एक फार्मर के लिए वो क्या, मतलब मैं ये पिछले दिनों से, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें इन्वॉल्व भी हूँ, इस बात की आवाज उठा रही थी कि कीमतें तो मुकर्रर हो जाती हैं, 8,500 कपास की मिलती नहीं है फार्मर को। और अब जो इस तरीके से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस बढ़ती जाएगी, कॉस्ट ऑफ लाइक आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, प्रोड्यूस की आपको नहीं मिलेगी, किस तरीके से सस्टेन करेंगे? फिर आप कहेंगे ग्रीन इनिशिएटिव, कौन सा ग्रीन इनिशिएटिव, कौन सा एग्रीकल्चर? यानी आप तो जो एक आम फार्मर है वो तो हल भी नहीं चला पाएगा कि हम दोबारा जो है वो बैलों के हल चलाएं। देखिए बहुत जो है ना मुश्किल हालात हैं और इसको समझना और पड़ेगा, लेकिन ये भी कहना तो होगा जिम्मेदार कौन है सहर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी हुकूमत जाते जाते करके गई है, या आपकी हुकूमत ने आईएमएफ के साथ नया जो है वो बैकअप मुआहदा किया है मार्च अप्रैल तक। अब आप कह दें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जी जी, हुकूमत किसी कोई भी हो, हुकूमत आज केयरटेकर हो, हुकूमत पिछली पीडीएम की हो, कोलिशन हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीएमएलएन की हुकूमत हो, जब तक हम जो एक डिजीज है उसको क्योर नहीं करेंगे, आप महज जो है सुपरफिशियल मेजर्स के जरिए कभी बेहतरी नहीं ला सकते। आप ये देखिए हमारे यहाँ सिस्टम में कितने जो है वो एक गैप्स हैं। आप ये एक तरफ हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसके अंदर जो है कहीं आपको नजर आती है कोई हार्मोनी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर, कहीं आपको कोई चीज ऐसी नजर आती है जिसके अंदर आप ये कहें कि जी मुल्क के अंदर जो वसाइल है वो उनको हम हार्मोनियस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
क्या Okay. कोई वेलफेयर का एलिमेंट नजर आता है? नहीं आता। वेलफेयर का एलिमेंट है ही नहीं, वेलफेयर हमारे एलिमेंट system में हो नहीं। ना हो सहर, बट आप सब लोग ऐवान में जाते हैं, ये चीजें आप ही ने फिक्स करनी है। बीनर सलीम, इमरान शफकत ने नहीं करनी, वो कर भी नहीं सकेंगे। आई विल गेट बैक टू यू। मुझे जरा निहाल हाशमी साहब को भी इसी पॉइंट के ऊपर शामिल करना है इस डिस्कशन के अंदर। निहाल भाई, एक और पेट्रोल बम, मतलब मुझे तो लग रहा है रेस लगी हुई है डॉलर वर्सेस पेट्रोल कि 300 किसने पहले क्रॉस करना है। तो चले आप मुझे ये बता दें कि 300 पहले कौन क्रॉस करेगा, पेट्रोल क्रॉस करेगा या डॉलर क्रॉस करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी क्रॉस करे पाकिस्तानी गरीब आवाम के भूख से, प्यास से, हसरतों पर से क्रॉस करेगा। ये जो हमारे अफसरशाही बैठे हुए हैं ना, जिनका काम है कि लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करें, ये स्केलिंग करते हैं। इन्होंने अपने तनख्वाहें भी अभी इस बार बढ़वा ली गवर्नमेंट से इस बजट में, और ये अपने पेट्रोल पे सारे मराद बढ़ा लेते हैं। ये जितने भी तनख्वाहदार लोग हैं पाकिस्तान की किस्मत से ये खेलते हैं और खूब खेलते हैं, फुटबॉल से भी बदतर जाके खेलते हैं, इतने किक मारते हैं पाकिस्तान। और हुकूमत हाई बेचारी इतनी बेबस, और पार्लियामेंट हाई बेचारी इतनी बेबस, और वजीर आजम हाई बेचारा इतना बेबस। जी सर, आप पूरी बात तो सुन ले। बेबस नहीं है, हम सियासी कारकुन बेबस हैं जो पार्टी डिसिप्लिन के आगे दब जाते हैं। मगर जो हमारे शेरवानी और जैकेट पहन के लोग आते हैं, वो समझते हैं कि ये अल्लाह ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, भाड़ में जाए हर चीज। जवाबदेह होना चाहिए अल्लाह को, जवाबदेह होना चाहिए अपने ज़मीर को, कोई भी हो, कोई भी। जब अवाम के मुंह से आप निवाला छीनेंगे तो फिर अवाम की बात ना करें, अवामी राज की। पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं, कोई सियासी जमात नहीं। पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिस्ट बन गया। यहाँ पे नजरियात को कत्ल कर दिया गया। जब ज़ियाउल हक ने तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाई थी, मजदूर तंजीमों में पाबंदी लगाई थी, और फिर सहाफत पे पाबंदी लगाई थी, उसी दिन पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान की जो जमहूर है उसको आपने बांझ कर दिया था। और उसके बाद बाजवा साहब और साकिब निसार कमाल लोग थे, कमाल लोग थे। पाकिस्तान को नए डॉक्ट्राइन के साथ कहां पे पहुंचा गए। अब अल्लाह से दुआ करें कि उनके पीछे जो लोग हैं वो इस तरह के कारनामे ना। अवाम जैसी भी हो, जिसको भी वोट दे, देखिए अवाम का फैसला बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर अवाम ने सन 47 में फैसला दिया था पाकिस्तान के हक में, तो एक मुल्क बन गया। और देखिए मुल्क को किसी बंदूक से या अदालती निज़ाम से या ब्यूरोक्रेसी के अफसरशाही से नहीं चलाया सकता है, लोगों की खिदमत करके चलाया जा सकता है। ये जो अभी बता रही थी मेरी बहन, किसानों के पेट पे आप लात मार रहे हैं। जब आप डीजल और पेट्रोल और बिजली की कीमत महंगी करें, आप सनतकारों को और सनत को बंद करने जा रहे हैं। जब आप पेट्रोल के, डीजल के, बिजली के, या तो फिर लोग चोरी करें, तो ये इसी कहते हैं तवायफुल मुल्क की। कोई आज तक है इनकी सब्सिडी, देखिए इनकी सब्सिडी वापस कर ले। इन जितने लोगों को सब्सिडी दिया जाता है, जितने लोगों के अलाउंसेस के नाम पे और TADA के नाम पे और पेट्रोल के नाम पे और लेवीज के नाम पे ये जो मराद दी जाती है, और घर में जनरेटर भी है, इतना जनरेटर का, इतना पेट्रोल है, इतना जनरेटर के लिए डीजल होगा, इतने ड्राइवर होंगे, इतने कुक होंगे, इतने महाना, इतने टेलीफोन फ्री होंगे। पीडीएम की हुकूमत यही कानून साजी कर जाती है कि जो मराहत है इनको खत्म कर देती है। हम फेल हो गए, हम शर्मिंदा हैं। को हौसला हो जाता है। मैं ये कहता हूं नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं था। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 60 से नीचे था, डॉलर सस्ता था, रोटी सस्ता थी। मगर जब डॉक्ट्राइन आया, बाजवा डॉक्ट्राइन, तो उसने आपके मुंह से वाले छीन लिए। और सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसी नवाज शरीफ के भाई के दौर में 300 को टच कर रहा है। सर मुबारक हो आपको। और सर एक फैक्ट चेक मैं आपको दे दूं, आपने बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र किया। आज के शो के बाद आगे शोज के लिए निहाल भाई ये एक मशवरा है आपको दोस्ताना, चेक कर लीजिएगा अपनी पार्टी से, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जाते जाते मौजूदा आर्मी चीफ का तो शुक्रिया अदा करके गए थे, साबिका आर्मी चीफ का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करके गए हैं। तो आप बाजवा डॉक्ट्राइन के बारे में बात करने से पहले अपनी पार्टी लाइन जरूर चेक कर लीजिएगा। इमरान शफकत साहब, एक और चीज जो बहुत अरसे से गूंज रही है, जिसकी सदा हमें सुनाई दे रही है, वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, एक नेशनल गवर्नमेंट आएगी। वो क्या शहबाज शरीफ साहब बड़ा कहा करते थे ना। अच्छा मैं बार बार पता क्यों शहबाज शरीफ साहब की इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तारीख में जो हिस्टोरिक ग्रेसफुल एग्जिट शहबाज शरीफ को मिला है वो किसी और वजीर आजम की किस्मत में नहीं था। या तो इस वजीर आजम हाउस से वजीर आजमों को सुप्रीम कोर्ट के अदालतों के फैसलों के जरिए निकाला गया, या फिर कॉलर पकड़ के निकाला गया। आई थिंक सो शहबाज शरीफ स्टैंड्स द ओनली प्राइम मिनिस्टर
इतनी ग्रेस, मतलब दिल मेरा बड़ा खुश हुआ, इसलिए मैं समझती हूँ सक्सेसफुल वजीर आजम थे, इसीलिए तो इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल उनको दिया गया कि जी आप रुखसत हो रहे हैं तो अच्छी मेमोरीज लेकर के आप रुखसत हों। तो नेशनल गवर्नमेंट की बात करते थे, तो ये जो काकर साहब की जो सरकार आई है, क्या ये वो टेक्नोक्रेट की, क्या ये वो नेशनल गवर्नमेंट है? और अगर है तो सर इसका दौरानिया क्या होगा? आप अभी अभी इस्लामाबाद से आए हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी थे, कोई खबर तो मिली होगी, बता दें हमें। देखिए, एक तो बड़ी मोटी सी बात है, और ये हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी वो उनके जो जोमा थे वो यही बात कर रहे थे जी फरवरी तक जो है वो इंतखाबात टेक्निकली चले गए हैं जी। तो मेरी इतला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तजब्जुब का शिकार है, और उसका अभी जो लॉ विंग है उसकी एक मीटिंग होना बाकी है, उसके वो बातचीत करके इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर और मेंबरान किसी फैसले के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। और मेरी इतला ये है कि वो नवंबर से आगे नहीं जाना चाहते, इलेक्शन कमीशन के जो हकाम है या मेंबरान हैं, तो वो देखें वो क्या रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। लेकिन हमारे यहाँ ना देखें, एक बदकिस्मती कह लें आप कि यहाँ पर हर वो शख्स जिसका जो काम नहीं होता उसके कुछ ख्वाब होते हैं, और वो काम करना चाहता है जो वो उसकी डोमेन में नहीं आता। मिसाल के तौर के ऊपर मैं सहाफी हूँ, मुझे सियासत की चुल होएगी और मैं कहूंगा ये सियासतदानों को सियासत करनी नहीं आती। सियासतदान जो है वो कुछ और देख रहे होंगे, उनको लगता है कि जी के अदलिया काम ठीक नहीं करती, अदलिया को सियासतदान जो है वो अच्छे नहीं लगते, और इन दोनों को हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अच्छी नहीं लगती, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को और कोई भी नहीं अच्छा लगता, और उनको लगता है कि सारे काम गलत कर रहे हैं। बेसिकली देखें, डिसिप्लिन ये होता है कि जो आपका काम है, जो आपका दायरा आइन में एक मुख्तस किया गया है, उस दायरे में रह के आप अपना काम करें। तो पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि यहाँ पर जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उससे बढ़ के कुछ करना चाहता है, वो जिम्मेदारी कोई पूरी कर सके या ना कर सके। यानी कि हम पंजाबी में कहते हैं कि अगा दौड़ते पीछा चौड़, पंजाबी में हम ये कहते हैं। तो जो असल अपना काम है वो हम करने के वो दिल नहीं करता, ना वो शायद हमें अच्छे तरीके से ना दिल करता है, ना नियत होती है, ना वसाइल होते हैं, ना अपने जो काम होता है वो करने दिया जाता है। मुझे ब्रेक लेना है, यही मसला है पाकिस्तान का। बिल्कुल, आप बड़े वैलिड पॉइंट्स उठा रहे हैं इमरान शफकत साहब, मुझे इसी बात को आगे लेकर जाना है विद द अदर टू पैनलिस्ट, बट आई हैव टू टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल इमरान शफकत साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का बने रहने के लिए। इमरान शफकत साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि जिसका जो काम है वो काम करता ही नहीं है। पाकिस्तान का मसला यही है, उसको वो काम नहीं करना, उसके अलावा उसको सब काम करना है। बट राजा रियाज साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर थे, उनका एक्चुअली काम तो निगरान वज़ीर आज़म देना था रीसेंट टाइम्स में, और ऑपोजिशन करना था। ऑपोजिशन आपके सामने उन्होंने कैसे की, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने लगवाया, बिल्कुल। और जिस शख्सियत ने निगरान वज़ीर आज़म लगवाया वो एक और बात हमें बता करके चले गए। ये जो इमरान शफकत साहब फरमा रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है और इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराता है, मुझे भी यही गलत फहमी थी कि इलेक्शन कमीशन ही कराता है, लेकिन राजा रियाज साहब कुछ और बता रहे हैं। वो मुल्क के बड़े बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, बड़े लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि उनके बड़ों ने क्या फैसला किया है। आप वो सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। पहले था कि इसको लंबा किया जाए, अब फैसला 15 फरवरी से 2-4-6 दिन पहले या 2-4-6 दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें किसी को बाम है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। सहर 15 फरवरी से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, मतलब इमरान शफकत साहब तो लाहौर आ गए, लेकिन ये पीछे बड़ों का फैसला राजा रियाज साहब से सुनकर नहीं आया। तो मुझे लगता है मुझे ये फैसला इसी शो में आपको बताना पड़ेगा। एंड सहर प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दैट कि मैं राजा जी को बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकती, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने लगाया। और अगर अब मुझे इंतखाबात का बता रहे हैं तो वी हैव टू टेक हिम वेरी सीरियसली। तो ये सिचुएशन है, आपको तारीख मिल चुकी है ना। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल है? फरवरी अराउंड में इंतखाबात होने वाले हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इंतखाबात जो है वक्त पे होने चाहिए। जब संसद की अप्रूवल की भी बात थी
तो जो बताया गया था उस मीटिंग में, ये बताया गया था कि नशिस्तों में कोई इजाफा नहीं होना और बाकी हल्का बंदियां जो है कमोबेश इस वक्त में हो जाएंगी। आप देखें जिसकी वजह से सर्दियां भी 2 दिन पहले तहलील की गई ताकि 90 दिन मिल जाए। अब उसके अंदर जो है किसी किस्म की ताखीर एक जो है वो आईनी बहुत बड़ा इब्हाम, बहुत ज्यादा मसाइल पैदा करेगी, क्योंकि आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी होना है, सदर मुमलिकत का इंतखाब भी होना है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए निगरान हुकूमत जो है, केयर टेकर सेटअप जो है वो केयर टेकर सेटअप है। आई नो पर्सनली जो है अनवारुल्लाह काकड़ बहुत एक अपराइट पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, सिंसियर पर्सन है, लेकिन आपको ये देखना है कि कोई भी कैसा हो, आप जो टेक्नोक्रेट की बात करें, नहीं आप उनको केयर टेकर के जो है उसमें रोल में तो आप उनको कबूल करते हैं कि जी केयर टेकर उनका रोल है कि जी ठीक है जी, आप कहा कि जी 2-3 महीने डे टू डे अफेयर चलाने हैं, तो आप जो है जो एक मुतबर नाम है उनको सामने ले आए। लेकिन अगर आप इसके अलावा आप ये समझते हैं कि नहीं, उनकी जो अवाम की जो पल्स होती है, अवाम की जो नफ्स होती है, जो मासिस के साथ उस पर ना उनकी हाथ होता है, ना उनका मासिस से कनेक्टिविटी होती है, और गलत हमारे डिसीजन उसी वक्त होते हैं जब आप मासिस से डिस्कनेक्ट होते हैं, जब आपको ये पता हो कि कोई शॉर्टकट होगा, कोई जो आप मासिस से शहर डिस्कनेक्ट हो ना हो, लेकिन अगर मैं राजा जी की बात करूं तो वो बड़ों से कनेक्टेड हैं, उन्होंने बता दिया, बड़ों ने फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रही हैं ना, पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात वक्त में नहीं हो रहे, 90 दिनों में नहीं हो रहे, आगे यहां से आगे चले ना, 90 दिनों में नहीं हो रहे, नाउ व्हाट? देखिए बीनिश, हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ भी एक रिवायत बन गई है स्पेकुलेशंस की, शक व शुबात की, और उसकी एक वजह है क्योंकि हमारे यहाँ जो है जमहूरियत जो है वो ऐसे ही रही है। उसका जो है कोई एक जो हमने देखा बड़ी मुश्किल से तसलसल आया कि तीसरी असेंबली है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की, और चैलेंजेस रहे, किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो हमें हमारे सामने ये चैलेंजेस हैं। ऐसी सूरत के अंदर हमारे यहाँ अभी होती नहीं, हुकूमत का टाइम पूरा नहीं होता, तो हम पहले से स्पेकुलेट करते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत की ये मुद्दत होगी। हम ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करते हैं। नहीं, आई थिंक ज़हनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम को एक तो पहली बात है हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। यूनिटी इज द नीड, जिसको जितने चैलेंजेस है पाकिस्तान को आज, उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमें अपने आप को जो इस बात के लिए तैयार करना होगा, ये बात दिमाग में बिठानी होगी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। हमें सेकंड थॉट को जगह ही नहीं देनी, हमें हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है सेकंड थॉट की। ठीक है निहाल हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी सेकंड थॉट को कोई जगह नहीं देना चाहती, लेकिन खबर तो बड़ी है कि 15 फरवरी के आसपास इंतखाबात होंगे सर, और इसीलिए निगरां वजीर आजम को चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन पीटीआई ने उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट या मुतालबा किया है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नहीं, निगरां वजीर आजम को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सो इलेक्शन इज हैपनिंग समवेयर इन फरवरी, राइट? अब मैं अगर बोलूंगा तो 1 मिनट बोलने दीजिएगा, बीच में आप 2 मिनट बोल लें। तो चलें, टाइमर ऑन है सर जी, बोल लें 2 मिनट। मैं चंद चीजें चाहता हूं कि बेहुरमती ना हो, हलफ ना लिया जाए अब लोगों से किसी भी ओहदे पे, क्योंकि जब हम हलफ लेते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के हम कहते हैं कि अपने काम के अलावा किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे, हम कहीं कौमी राज नहीं देंगे, हम ज़ाती मफाद से बालातर होकर काम करेंगे, और हम उसको डिफाई करते हैं, ऊपर वाले के साथ हम धोखा करते हैं। पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? हर कोई किसी भी मनसब पे हो, वो वकील हो, जज हो, वजीर हो, जनरल हो, पुलिस वाला हो, सरकारी एहलकार हो, हम सारे लोग अपने ओहदे से, अपने वफा से, अपने हलफ से डिफाई करें। नंबर 2, सियासतदानों को चाहिए कि वंस फॉर ऑल ये टेक्नोक्रेट्स जब आए हैं तो कहें जी, अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं टेक्नोक्रेट्स कोई जिन बला का नाम है, कौन है ये? इससे पहले भी 4-5 बार टेक्नोक्रेट्स आए थे, मुल्क को लूट के लेके चले गए। तो वंस फॉर ऑल कहा जाए कि आप ही चला लें मुल्क अगले 10 साल, उसके बाद अगर हम जिंदा रहे तो आप हमें मौका दीजिएगा, वरना ना दें। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, राजा रियाज जैसे पाए के लीडरों के ख्वाबों में ही आते हैं, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, रब नश्तर साहब, खान लियाकत अली खान साहब, वो आके बता जाते हैं कि हम तुम्हारे बड़े हैं, हम ये तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि वही उन्होंने पाकिस्तान बनाया और उनके नजरिए से और उनके मंशूर के साथ चलना है। और तो कोई बड़ा नहीं है हमारे नज़र में, तो कोई नहीं।
तो एक इनडायरेक्ट तरीकेकार होता है, रूहानवी तरीका होता है कि आते हैं आके क्या बोलते हैं, बात, बेटा अरे हम निहाल लाए थे भाई तूफान क्या से बात कश्ती आपने निकाल छेड़ के, दी। इस ये देश को रूहानियत रखना का मेरे एलिमेंट बच्चों बड़ा संभाल जरूरी के। है निहाल भाई, ये रूहानियत के एलिमेंट रखें। हाँ, वो क्योंकि खान साहब को जब अरेस्ट किया है ना, वहां पर भी रूहानी एलिमेंट निकले हैं। जरा अब रखिए, अब आपने देखा, अब आपने रूहानियत का लफ्ज और इसका जिक्र छेड़ा है ना, तो अब आप हौसले के साथ ना अगला शो अब रूहानियत के आपने उस पैराए में करना है। इमरान शफकत साहब, जिस डीआईजी ने गिरफ्तार किया खान साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सुनवाइए जी। इमरान, प्याले में पोटली, पोटली में राख, राख में तावीज, इसको हाथ नहीं लगाना है, बहुत मुकद्दस चीज है, मतलब ये तो सर्टिफिकेशन होगी, मामला क्या है? हाँ जी, मेरी इतला के मुताबिक तो इसमें हड्डियां भी थी, और वो कोई इंसानी हड्डियां कहीं, मुझे तो ये पता चला था वो डीआईजी साहब शायद या तो पर्दा डाल गए हैं या शायद बताना भूल गए हैं। तो देखें, इसमें लोगों को बड़ा अचंभा हो रहा है। इसमें अचंभे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का जो ताल्लुक बना था आपस में, वो तो इन्हीं चक्रों में बना था। इमरान खान साहब को लगता था कि उनकी वजारत उज़्मा के दरमियान, जो उनमें और वजारत उज़्मा के दरमियान कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, तो वो उस सिलसिले में उनके पास गए थे। ओन चौधरी से लेके पता नहीं कि हर बंदा, दूसरा बंदा जो इमरान खान साहब के कभी करीब रहा है, वो ये सारी बातें बता रहा है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई चंबा होना चाहिए था। ये उनकी जात का हवाला जो है वो इमरान खान साहब बाद में बने हैं। पहला उनकी जात का हवाला, उनका तारुफ जो है वो यही जो आमलपन होना, या बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, इस तरह करके उनके नाम थे, तो इसी नाम के साथ वो जानी जाती थी। और मेरी इतला ये भी है कि उन्होंने कुछ अफसरों को वहां पर धमकी भी दी थी कि आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और मैं पर्टिकुलर एक जुमला है वो मैं यहाँ पे भी नहीं शेयर करना चाहता। उन्होंने वो वाली एक खास एक एक 3 जो डीआईजी थे, उनमें से एक डीआईजी को कुछ पेशेन गोई की थी उनके मुस्तकबिल के हवाले से। तो आगे से उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया था बुशरा बीबी को। तो वो जो है एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली है, लेकिन मैं फिल वक्त नहीं कर रहा आपके साथ। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोगों को हैरानी पता नहीं क्यों है। मुझे तो कोई, जब ये खबर मिली थी, कोई हैरानी नहीं हुई थी। मैंने ये खबर शेयर भी की थी अपने दोस्तों के साथ, यानी पब्लिक भी की थी। तो इसमें जो है कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मुझे ये वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये कोई ब्लो दी बेल्ट है। तो ब्लो दी बेल्ट वाला मामला तो कोई भी नहीं है, मेरा ये ख्याल है। और ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। ठीक है। सहर कामरान साहिबा, आपका भी मुझे इसके ऊपर एक बिट चाहिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, वापस आते हैं, डिस्कशन को रैप अप करते हैं। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। सहर, हमारे मुल्क के हुक्मरान के इतने सुपरस्टिशियस हैं, चलें जी, पोटली का सुना, वो सिल्वर की प्याली का सुना, तावीज़ भी सुन लिए, यानी हड्डियाँ तक, और फिर ये बड़े फ़ख्र से आकर के पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम पर हुक्मरानी करते हैं। इतने सुपरस्टिशियस, इतना कमज़ोर इनका यकीन है। बात यह है कि दिनेश, इन अमलियात के चक्रों में इस कमज़ोर ईमान और जो है जिस तरीके से मैं कहती हूँ माशरती, इखलाकी और मजहबी कदरों को जो है वो पार किया गया, आज मैं कहूँगी शायद हम जिस आजमाइशों से गुजर रहे हैं उसका एक सबब ये भी है। यानी एक चलता हुआ निज़ाम जो है वो पता नहीं किस रहूनियत की और किस रहूनियात की आप बात कर रही हैं। मैं तो मतलब इंसान का दिमाग माफ हो जाता है कि किस तरह, क्या ये शिर्क नहीं है कि आपका जो है ईमान अल्लाह ताला पे ना हो, आप हड्डियां चलाएं, तावीज रखें, मज़ारों पे सजदे करें और जो है ये सोचें कि इससे निज़ाम चलेगा मुल्क का। देखिए, ये बहुत, मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज है जिसमें हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान एक मतलब एक एटमी ताकत, उसका निजाम जो है वो तावीज, हड्डियों, जानवरों को चलाने से चल रहा था। और ये किस तरह से हमारा, किस तरीके से हमारा ईमान कमजोर है, हमारी तालीमात कमजोर है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा रास्ता क्या है, कि हम तवक्कुल का रास्ता नहीं अपनाते। देखिए, खराबी तो वहीं से थी कि जहां पे एक सौदाबाजी हुई, एक खातून जो कि जिनके पोते नवासे सब थे, उन्होंने जो है वो तलाक लेके इस चक्कर में एक शख्स से शादी कर ली कि वो शख्स वजीर आजम बन जाएगा।
तो फिर आप क्या 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 आगे तो राइट कर सकते हैं? तब तो सारे कहते थे हमारी- कि पर्सनल हमारी मामला आख्या तो है, माशरे के लिए लेकिन किसी को बड़ा तब सवाल नहीं है। पता था कि पर्सनल मामला इस हद तक प्रोफेशनल हो जाएगा, इस हद तक प्रोफेशनल हो जाएगा कि हड्डियां तावीज़ गंडे जो है पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे। आई हैव टू टेक अ लास्ट बिट फ्रॉम निहाल हाशमी साहब, इसलिए निहाल हाशमी साहब क्योंकि मैंने मरियम नवाज साहिबा को भी देखा है, वो कोई इसी तरह का सिल्वर का बर्तन लेकर के कभी कॉफ़ी या कभी चाय उसमें पी रही होती है, वहाँ पर भी सिल्वर का बर्तन, यहाँ पर भी इसी किस्म के ही बर्तन निकले हैं। ये आखिर माजरा क्या है? ये सिल्वर से इतनी मोहब्बत क्यों है हमारे हुक्मरानों को या अपनी एलीट क्लास को या हुक्मरान क्लास को? सीक्रेट बताइए ना ज़रा। देखिए, आज से सैकड़ों साल पहले वाइकिंग को सिल्वर से मोहब्बत थी। आज के बारे में जो मेरी बहन ने कहा ठीक कहा है, जब आप शिर्क करते हैं तो रहमान के सामने किसी और शैतान को लेके आते हैं। रहमान हमारे शरक से करीब है और जो कहता है मांगो मुझसे, और हमारा दीन लाफानी है। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं, हर चीज सुनने वाला हूं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मगर जो लोग शैतान का जिक्र करेंगे तो शैतान उनका जिक्र करेगा। और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में एक शैतानियत अमल शामिल हो गई है जहां रहमानियत से हमें दूर किया जा रहा है। मैं समझता हूं इस अमल को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। जहां पे आप दूसरे चीजों को सजदा करते हो, मज़ारात पे सजदा करता हो, हड्डियों पे सजदा करते हो, दीवारों के आगे सजदा करते हो, सजदा के लिए सिर्फ एक ही का हक है, वो मेरे रब का हक है। तो मैं समझता हूँ इस पे हमारी पूरी कौम को सोचना चाहिए। क़यादत आती जाती है, सियासत आती जाती है, वज़ारत आती जाती है, मेरे रब जो है उसका जो है जो वो हमेशा रहेगा, था और है। तो उसके साथ अपना रब हम सबका हामी और वास्ता नासिर हो। रखो। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।